हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में, जहाँ आपकी घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है। और आज का ये साइंस का पहला लेक्चर होगा, जहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में 2 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मैं आपसे हर टॉपिक को एग्ज़ाम से रिलेटेड शॉर्ट नोट में कवर करूँगी, जिससे आपका रिविज़न हो सके। और इसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, जो आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो हमारा ये टॉपिक जो होगा वो पोषण और विटामिन्स होगा। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है, जिससे हमारा शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है। तो देखिए, हमारे भोजन में मेनली जो है वो 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला देखने को मिलता है, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखिए वसा, देन इसके बाद विटामिन्स, उसके बाद यहाँ पर जल आ जाता है, देन खनिज, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो देखिए, अब इन पोषक तत्वों का वर्गीकरण भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, कारक की दृष्टि से मेनली, तो देखिए यहाँ पर हमें पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखने को मिलता है, जिसमें एक संरचना की दृष्टि से हो जाएगा, दूसरा है हमारा कार्य की दृष्टि से, मतलब कौन सा पोषक तत्व जो है वो किस कार्य के लिए अवेलेबल है। तो देखिए, संरचना की दृष्टि से भी हमारे पास यहाँ पर कार्बनिक श्रेणी हो जाएगी और दूसरी है अकार्बनिक श्रेणी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑर्गेनिक है। दूसरा है यहाँ पर हमारा वसा, जो कि ऑर्गेनिक कार्बनिक श्रेणी में आ जाता है। तीसरा है हमारे यहाँ पर प्रोटीन, और चौथा है हमारे पास विटामिन्स। तो देखिए, ये सब हमारे देखिए कार्बनिक श्रेणी में आ जाते हैं। इसके अलावा हम इनऑर्गेनिक श्रेणी में देख लेते हैं, मतलब अकार्बनिक श्रेणी में। तो देखिए, ये आ जाता है इनऑर्गेनिक में, हमारे ये खनिज आ जाते हैं, मिनरल्स। और दूसरा है हमारे यहाँ ये जल, हमारे यहाँ अकार्बनिक श्रेणी में आ जाते हैं। अब चलते हैं संरचना की दृष्टि से देख लेते हैं, कार्य की दृष्टि से देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, सबसे मेनली आ जाएगा, इसमें भी देखिए 3 तरीके से हमें ये डिवीज़न देखने को मिलता है। तो पहला है हमारा ऊर्जा उत्पादक से रिलेटेड, दूसरा है हमारा वृद्धि, विकास एवं मरम्मत से रिलेटेड, जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं, और तीसरा है हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का संचालन करते हैं, मतलब उपापचय क्रिया का संचालन करते हैं। तो देखिए, एनर्जी क्रेटेड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर वसा। तो देखिए, हमारे शरीर को एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से देखने को मिलती है। इसके बाद हमारे शरीर का जो वृद्धि होती है और उसका जो विकास और जो टूट फूट जो होती है हमारे, उसके लिए मरम्मत जो होती है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर हमारे प्रोटीन से। तो ये हमारे शरीर के लिए, ये वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा आता है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो देखिए, उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए आ जाता है यहाँ पर हमारा विटामिन्स आ जाते हैं, इसके बाद खनिज आ जाते हैं, और देन यहाँ पर आ जाता है जल। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड आगे यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जो हमारे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला है हमारा, देखिए कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। तो ये देखिए वसा में होती है, याद रखिएगा कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो हमारे वसा में होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा, देखिए कितनी होती है, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा जो होती है लगभग 9.3 कैलोरी की मात्रा इसमें होती है, याद रखिएगा 9.3 कैलोरी। इसके बाद आ जाते हैं 1 गिलास पानी से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 0 कैलोरी, याद रखिएगा। एक गिलास पानी से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी। देन यहाँ पर हम देखते हैं घाव बढ़ने के लिए विटामिन ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा सहायक होता है, तो ये हमारा होता है विटामिन सी। याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में कि घाव बढ़ने के लिए कौन सा विटामिन है, तो ये हमारा विटामिन सी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो सब्जियां मिर्च, कुमड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हमारा मिर्च में पाया जाता है। ये यूपीपीसीएस के यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिर्च, कुमड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो ये हमारा मिर्च में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, वो है हमारा विटामिन सी, याद रखिएगा। जो खट्टे फलों में और जो हमारे स्किन को हेल्दी रखता है वो क्या है, विटामिन सी है हमारा, याद रखिएगा। इसके अलावा कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए
दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, वही घी और दालों में भी नहीं पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कच्चे एवं खट्टे ताजे फल। तो याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, विटामिन की खोज जो थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो विटामिन की खोजकर्ता जो थे वो कैसिमर फंक थे, जो कि पोलैंड से के निवासी थे। याद रखिएगा, विटामिन की खोज कैसिमर फंक द्वारा की गई थी। इसके अलावा देखते हैं, इसका जो दूसरा नाम है, इसे हम सहायक आहार बोलते हैं। याद रखिएगा, सहायक आहार। इसके बाद इसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो अपूर्णता रोग हो जाते हैं। तो ये हमारी शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं विटामिन हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विटामिन का सिद्धांत हमें किसने दिया था। तो ये देखिए, हॉपकिंस और कैसिमर फंक ने दिया था। याद रखिएगा, हॉपकिंस एंड कैसिमर फंक ने दिया था। चलते हैं आगे की तरफ। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे विटामिन एवं पोषण से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें विटामिन के प्रकार दे रखे हैं, ये आप याद रखिए। तो देखिए, दो प्रकार के विटामिन हमें दे रखे होते हैं। एक तो होता है हमारा जल में घुलनशील, दूसरा होता है हमारा वसा में घुलनशील। तो आप याद रखिएगा। तो जल में घुलनशील देखिए, यहाँ पर हमें दो दे रखे हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी। इसके बाद देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम यहाँ पर सारे विटामिन को एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला विटामिन है हमारा यहाँ पर विटामिन ए। तो देखिए, इसका अन्य नाम जो है वो रेटिनॉल है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन ए जो है, कभी कभी देखिए एग्जाम ये सिंपल सा ही विटामिन ए ना देकर आपसे ये पूछ लेगा कि रेटिनॉल से होने वाला रेटिनॉल की कमी से होने वाला कौन से रोग है। तो आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल है। इसके अलावा इसकी कमी से होने वाले रोग देखिए, यहाँ पर ये रतौंधी आ जाएगा, जीरोप्थैल्मिया आ जाएगा, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन आ जाएगा। याद रखिएगा, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन। इसके अलावा इसके स्रोत देख लेते हैं। तो ये हमें गाजर में मिलता है, हरी सब्जियों में देखने को मिलता है, वहीं दूध और यकृत में और मछली का तेल में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यकृत आपका पिछले एग्जाम में ये पूछा गया है। देन याद रखिए, आ जाएगा ये हमारा विटामिन B1। इसका अन्य नाम थायमीन। याद रखना, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 थायमीन। नेक्स्ट, इससे रोग जो होता है वो हमारा बेरी होता है और वृद्धि का रुकना होता है। याद रखिए, रोग विटामिन B1 की कमी से जो होता है वो बेरी और वृद्धि का रुकना जो है रोग होते हैं। इसके अलावा इसका स्रोत जो है वो अनाज, फलियाँ, सोयाबीन एवं दूध आदि से ये मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारे यहाँ पर विटामिन B2। तो इसका अन्य नाम जो है राइबोफ्लोविन है। याद रखिएगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से ये होता है हमारा यहाँ पर किलोसिस रोग। तो विटामिन B2 की कमी से होता है हमारे यहाँ किलोसिस रोग। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, किलोसिस रोग। याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें इसके स्रोत देखने को मिलते हैं। तो वो पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस और पत्तेदार सब्जियों से हमें देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन B3, जिसका अन्य नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। याद रखिएगा, विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड। इसके अलावा हमें इसकी कमी से होने वाला रोग जो है उसे हम पेलाग्रा बोलते हैं। याद रखिए, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, नियासिन या निकोटिनिक एसिड की कमी से पेलाग्रा होता है। और स्रोत देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं, यीस्ट में मिलेगा ये हमें, मांस, मछली, अंडे में देखने को मिलता है। इसके बाद दूध और फलियाँ आदि में मिलता है। याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन B5 की तरफ। तो इसका अन्य नाम जो है वो पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। तो देखिए, ये आप याद रखिएगा, B5 और पेंटा, ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। तो B5 पेंटाथेनिक एसिड। इसके अलावा इसकी कमी से यहाँ पर हमें स्किन डिसीज, चर्म रोग देखने को मिलता है, फिर सफ़ेद बाल हो जाते हैं। और इसका स्रोत देखिए, यहाँ पर हमें अंडे, दूध, मांस एवं मूंगफली में देखने को मिलता है B5। तो याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। तो इसका अन्य नाम जो है वो पैराडॉक्सिन है। याद रखिएगा, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है, यहाँ पर हमारा रक्त क्षीणता हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है और पेशियाँ ऐठन देखने को मिलता है। याद रखिएगा, रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशियाँ ऐठन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो स्रोत है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, दूध है, यीस्ट है, अनाज है एवं मांस। याद रखिएगा, दूध, यीस्ट, अनाज एवं मांस। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे है हमारे यहाँ पर विटामिन B7, जिसे हम बायोटीन भी बोलते हैं।
तो विटामिन B7 बायोटीन, इसकी कमी से देखिए चर्म रोग यहाँ पर होता है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और स्रोत देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पर मांस, गेहूं, अंडा और सब्जी, फल आदि से। तो याद रखिएगा विटामिन B7 बायोटीन। इसके अलावा आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा विटामिन B9। तो देखिए विटामिन B4 और B8 से कोई भी विटामिन देखने को नहीं मिलता, याद रखना, सीधे यहाँ पर विटामिन 9 आएगा। तो देखिए ऐसे हम यहाँ पर हम फॉलिक अम्ल भी हम इसे बोलते हैं, याद रखिएगा विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। इसके अलावा इसकी कमी से देखिए यहाँ पर रक्त क्षीणता हो जाती है, कुंठित वृद्धि होती है। और स्रोत जो है हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर हरी सब्जियों और फलियों में इसके स्रोत देखने को मिलते हैं। यीस्ट, मांस, अंडे, याद रखिएगा हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे आदि इन सभी में हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे, यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विटामिन B12। तो विटामिन B12 यहाँ पर साइनोकोबालामीन, याद रखिएगा विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। और इसकी कमी से होने वाले रोग जो है वो घातक रक्त क्षीणता है हो जाएगी यहाँ पर, याद रखिएगा घातक रक्त क्षीणता। देन तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी, याद रखिएगा घातक क्षीणता, तंत्र में गड़बड़ी। इसके अलावा स्रोत तो देखिए हमें यहाँ से मिलते हैं मांस, मछली, अंडा यहाँ से मिलता है। देन दूध और आंत के जीवाणु से देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा विटामिन B12 यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आंत के जीवाणु से देखने को मिलता है विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाता है ये हमारा विटामिन C नेक्स्ट, इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है यहाँ पर हमारा स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से स्रोत जो है हमें, तो ये हमें आंवला में देखने को मिलता है, नींबू वंश के फलों में देखने को मिलता है। उसके बाद टमाटर एवं कुछ सब्जियों में भी हमें देखने को मिलता है, लाइक ये मिर्च और ये हाँ मिर्च में देखने को मिलता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विटामिन D। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विटामिन T, जिसकी वजह से रोग जो होता है यहाँ पर रिकेट्स देखने को मिलता है और सूखा रोग। इसके अलावा बच्चों में ऑस्टियोमैलेशिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये बच्चों के पैर जो है वो थोड़े से मुड़ जाते हैं या उनका विकास नहीं हो पाता है ढंग से। तो याद रखिएगा विटामिन D, कैल्सीफेरॉल। इसके बाद इससे होने वाले रोग सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया। और स्रोत देखिए यहाँ पर हमें ये मक्खन में देखने को मिलता है, मछली के तेल में हमें देखने को मिलता है, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में भी, क्योंकि हमें विटामिन D जो है सूरज की रोशनी से मिलती है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन E, और इसका अन्य नाम टोकोफेरॉल इसे बोलते हैं, याद रखिएगा विटामिन E टोकोफेरॉल। इसके अलावा रोग जो हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखिए जनन क्षमता की कमी हमें देखने को मिलती है, वहीं जननांग एवं पेशियों की कमजोरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा जनन क्षमता की कमी और जननांग तथा पेशियों की कमजोरी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ के स्रोत देख लीजिए, यहाँ पर ये हमें तेल से मिलता है, गेहूं से मिलता है, अंडे की जर्दी से मिलता है और सोयाबीन से मिलता है। याद रखिएगा विटामिन E टोकोफेरॉल। नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन K की तरफ। तो इसे हम नेफ्टोक्विनोन भी बोलते हैं, याद रखिए विटामिन K नेफ्टोक्विनोन। और इसकी कमी से देखिए चोट लगने पर रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है, याद रखिएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमना। इसके अलावा इसके स्रोत देख लीजिए, तो ये आंत के बैक्टीरिया में हमें मिलता है, याद रखिएगा ये आंत के बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हरी सब्जियां, अंडे और सोयाबीन में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये हमें हरी सब्जियां, अंडा व सोयाबीन में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आंत के बैक्टीरिया में ये हमें देखने को मिलता है। और अभी मैंने लास्ट में मैंने पढ़ाया था कि ये विटामिन B12 भी हमारा आंत के बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि आंत के बैक्टीरिया में कौन कौन से देखने को मिलता है। एक हमारा यहाँ पर विटामिन K हो गया, और दूसरा विटामिन हो जाएगा यहाँ पर विटामिन B12 हो जाएगा हमारा, मतलब साइनोकोबालामीन भी हमें आंत के बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ से हमें दूध से रिलेटेड भी हम यहाँ से कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए दूध को हम एक कंप्लीट मील कहते हैं, मतलब पूर्ण आहार हम इसे बोलते हैं। और
ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि दूध में ये सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है। तो ये देखिए हमारा ये कैसीन के कारण होता है, जो कि एक फॉस्फोप्रोटीन है। इसके अलावा गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो है वो किसकी वजह से होता है, ये भी आ चुका है वो ये क्वेश्चन में। तो देखिए ये हमारा बीटा कैरोटीन के कारण होता है। याद रखिए गाय के दूध का हल्का पीला होना बीटा कैरोटीन के कारण। इसके अलावा सफ़ेद रंग जो है वो कैसीन के कारण होता है। इसके अलावा दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन होता है। याद रखिएगा, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि दूध के खट्टेपन का कारण क्या होता है। तो देखिए दूध के खट्टेपन का कारण जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड होता है जिसमें हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध का संगठन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो देखिए दूध में देखिए 87% जो है वो जल मिला होता है। याद रखिएगा 87% जल। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा तो देखिए अब हमारा यहाँ पर आ जाता है एमिनो एसिड्स, मतलब अमीनो अम्ल। तो देखिए एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कंबाइन होकर जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो देखिए कुछ एमिनो एसिड्स जो है वो हमें यहाँ सिर्फ भोजन से देखने को मिलते हैं। टोटल हमारे देखिए 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से कुछ भोजन से हमारे प्राप्त होते हैं और कुछ जो है वो हमारा शरीर जो है वो बनाने के लिए हेल्प करता है। तो जिससे हमारा जो शरीर होता है वो इन एमिनो एसिड्स को यूज़ करता है ताकि वो प्रोटीन का निर्माण कर पाए। तो देखिए यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको आप एक दो बार देख लीजिएगा कि भोजन से प्राप्त होने वाले कुछ ये इसेंशियल, जिसे हम इसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं, जो कि हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो पहला है हमारा हिस्टिडीन, देन आइसोल्यूसिन, देन ल्यूसिन, इसके बाद लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन। तो याद रखिएगा, इनको आप एक दो बार पढ़ लीजिए, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। याद रखिएगा इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो कि हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, और नॉन इसेंशियल जो हमारा शरीर बना सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड जो कि हमारी शरीर की कोशिकाओं में भी बनते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ये पहला है ग्लाइसिन, देन सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरेजिन, अर्जिनिन, सिस्टीन। तो आप याद रखिएगा कि टोटल जो है वो 21 होते हैं, और यहाँ पर ये हमारे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स दे रखे हैं। तो आप एक दो बार ये नहीं पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा देखिए, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्च और सेलुलोज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना। तो स्टार्च जो है वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, और सेलुलोज भी जो है वो हमें पेड़ पौधों से देखने को मिलता है। इसके अलावा ये एक बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि स्टार्च जो है आयोडीन घोल से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद ये हमें नीला काला रंग इसमें दिखाई देता है। इसके बाद ये सेलुलोज जो है आयोडीन से अभिक्रिया नहीं करता है। याद रखिएगा, स्टार्च करता है आयोडीन से क्रिया, और सेलुलोज जो है अभिक्रिया इससे नहीं करता है आयोडीन से। नेक्स्ट देखिए, स्टार्च जो है ये हमें पादप बीजों में एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन के रूप में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, स्टार्च जो है एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा देखते हैं कि सेलुलोज जो होता है, ये देखिए ये हमारे पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। याद रखिएगा, सेलुलोज कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। आगे देख लेते हैं हम। इसके अलावा देखिए यहाँ से हमें समरी यहाँ पर दे रखी है, पोषक पदार्थ और उनकी कार्य। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे ऊर्जा उत्पादक होते हैं, देन वसा जो होते हैं वो भी ऊर्जा उत्पादक होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड्स। इसके अलावा विटामिन जो होते हैं ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। याद रखिएगा। देन हो जाएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा ये खनिज लवण जो कि उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। इसके अलावा हो जाएगा हमारा जल जो कि उपापचय क्रियाओं में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारा एग्जाम से रिलेटेड कुछ यहाँ पर हमें फैक्ट दे रखे हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखिए
किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? याद रखिए, संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहते हैं। इसके बाद कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये है हमारा विटामिन सी। याद रखिएगा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? ये हमारा विटामिन सी। देन कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? याद रखिएगा, विटामिन सी जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी होने पर घाव जो है वो जल्दी नहीं बढ़ते हैं? तो ये आ जाएगा, ये हमारा विटामिन सी। याद रखिएगा, किस विटामिन की कमी पर घाव जो है हमारे नहीं बढ़ते हैं? ये आ जाएगा हमारा विटामिन सी। देन धान की भूसी में कौन सा विटामिन जो है हमें देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा हमारा विटामिन B1। याद रखिएगा, धान की भूसी में जो है वो थायमीन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपसे थायमीन भी ये हमारा विटामिन बी का जो दूसरा नाम होता है उसे हम थायमीन बोलते हैं, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, धान की भूसी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B1 मतलब थायमीन। इसके बाद किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? याद रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। याद रखिएगा, इसके बाद किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये है हमारा विटामिन ये B12। याद रखिएगा, कोबाल्ट जो है B12 में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो साइनोकोबालामीन भी है। तो इस तरीके से आप याद रखने ना, कोबाल्ट, साइनोकोबालामीन। इसके बाद किस विटामिन की कमी होने पर स्वप्न जो है वो याद नहीं होते? ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये है वो हमारा विटामिन B6। याद रखिएगा, किस विटामिन की कमी से स्वप्न याद नहीं होते? तो पायरोडॉक्सिन या फिर विटामिन B6। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं ये फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो देखिए, फैटी एसिड्स जो थे, इसेंशियल फैटी एसिड्स जो थे का शरीर में जो है वो संश्लेषण जो है वो संभव नहीं होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसेंशियल मतलब आवश्यक वश्य अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव जो है वो नहीं हो पाता। याद रखिएगा, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। और देन भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा जो है उसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। याद रखिएगा, भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा जो है वो ट्राइग्लिसराइड है। इसके बाद हमें यहाँ पर हमें इसेंशियल फैटी एसिड्स दे रखे हैं, इसके टाइप दे रखे हैं। तो सबसे पहले है हमारा अल्फा लिनोलोइक अम्ल। तो याद रखिएगा, अल्फा लिनोलोइक एसिड, देन लिनोलेइक एसिड्स। तो याद रखिएगा, इसमें आ जाता है ये हमारा तिलहन आ जाएगा। तिलहन में देखिए इसकी उपस्थिति वो ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। याद रखिएगा, तिलहन, अल्फा लिनोलेइक एसिड। देन इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, ओमेगा 3 जो वैसे ओमेगा 3 वसीय अम्ल। याद रखिएगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल जिसका उपयोग जो है रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी करता है। तो याद रखिएगा, रक्त नलिकाओं में ये वसा के जमाव में हमारे कमी करता है। इसके अलावा लिनोलेइक एसिड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा ये हमारा ओमेगा 6। तो यहाँ से वैसे कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, तो आप याद रखिएगा, फैटी एसिड्स आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। याद रखिएगा, ऊर्जा के स्रोत होते हैं और भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा जो है वो ट्राइग्लिसराइड होती है। और आवश्यक वसीय अम्ल जो हैं ये हमारे अल्फा लिनोलेइक एसिड हो जाएगा और देन लिनोलेइक एसिड हो जाएगा। चलते हैं, तो देखिए इस वीडियो में हमारा इतना। इसके बाद हम घटना चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका पार्ट 2 आएगा। और इस वीडियो में इतना ही, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और आप अपना फीडबैक भी देना कि आपको ये सीरीज़ जो है वो कैसी लग रही है, जिसमें हम ओनली एग्ज़ाम से रिलेटेड शॉर्ट नोट करवा रहे हैं आपको, जिसकी आपको रिवीजन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच।